ने सच ही कहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने फील्ड में दिन ब दिन बेहतर होते जाएंगे। तो स्वागत है आज के इस वीडियो सत्र में आप सभी का। इस चैनल पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के तमाम प्रमुख बिंदुओं को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आजकल की टीचिंग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसका जो ट्रेंड देखा गया है, उसमें चाहे बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, इसमें से क्वेश्चन का जो है एक तो मॉडरेट है, हार्ड है, और ऊपर से टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है। जो अभ्यर्थी टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और यहाँ एक बात और आप समझ लीजिए कि जो बच्चे वो चाहेंगे कि हम कोई गाइड ले लेंगे या फिर किसी चैनल पर 200-400 क्वेश्चन रट लेंगे, तो अपने आप को निश्चित रूप से अभी ही अपने आप को दौड़ से बाहर समझिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक अच्छा योद्धा वो है जो युद्ध की रणनीतियों को पहले से ही भांप कर उसके लिए उचित तैयारी करता है। बिना इधर उधर देर किए हुए हम आपके लिए रोज लाते हैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर आप हमारे साथ जुड़िए और सारे बिंदुओं को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। हर लेसन के अंत में हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज होगा वो भी देंगे। पीछे हमने अनेक बिंदुओं को पढ़ा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन एराइज होगा यहाँ, शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो कहा गया है कि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता जो है वो अधिगम है। लर्निंग को टीचिंग की आधारभूत बेसिक रिक्वायरमेंट माना गया। लर्निंग को, अधिगम को बेसिक आधारभूत आवश्यकता माना गया है। तो आप यह ना ये ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता क्या है, तो हो जाएगा अधिगम, हो जाएगा लर्निंग, हो जाएगा। कहा गया है जब तक अधिगम नहीं होगा शिक्षण प्रक्रिया अपूर्ण बनी रहेगी। इसलिए इन दोनों प्रत्ययों को बहुधा साथ साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ विद्वानों अभी के जो स्टेट और बीपीएससी 1 के जो एग्ज़ाम हाल ही में हुए हैं उसमें से विद्वानों के कथन से संबंधित अनेक क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्मिथ महोदय, प्रश्न आएगा किसने कहा है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है? शिक्षण एक प्रक्रिया है, टीचिंग इज अ प्रोसेस, किसने कहा है? तो आप यहाँ कहेंगे स्मिथ। जाने माने शिक्षा विशेषज्ञ हैं, शिक्षा शास्त्री हैं स्मिथ महोदय। उन्होंने कहा है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। यानी लर्निंग की उत्पत्ति कहाँ से होती है? फ्रॉम वेयर लर्निंग राइजेज। कहाँ से? तो टीचिंग से, शिक्षण से लर्निंग उत्पन्न होती है। अब आगे देखते हैं, एक दूसरे विद्वान है वर्टन। उन्होंने शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बताया है। इनमें से जो सबसे अति महत्वपूर्ण है वो ये है कि शिक्षा की प्रमुख क्रियाएं शिक्षण एवं अधिगम है, अतः इन दोनों को समन्वित करके शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। तो वर्टन ने भी कहा है कि शिक्षण एवं अधिगम ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया है, पर्पसफुल प्रोसेस है। बिना उद्देश्य की ये प्रक्रिया नहीं है, बेसलेस नहीं है। अतः उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करके शिक्षण की ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था की जा सकती है जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सफल हो सके। तो वर्टन के अनुसार ऊपर हमने देखा कि स्मिथ ने कहा है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। उसी को विस्तार देते हुए बर्टन महोदय ने कहा कि शिक्षण क्या है? शिक्षा की प्रमुख क्रिया शिक्षण एवं अधिगम है और शिक्षण एक स्वदेश प्रक्रिया है, पर्पसफुल प्रोसेस है। टीचिंग इज अ पर्पसफुल प्रोसेस।
और आगे जो कहा है इन्होंने, शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। फिर इन्होंने कहा है कि शिक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्वों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स एवं शक्तियों का प्रयोग शक्तिशाली ढंग से किया जा सकता है। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग उद्देश्यों की प्राप्ति में लाभदायक होता है। फिर एक और विद्वान है शिक्षा शास्त्री गेज महोदय ने भी शिक्षा की मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु माना। वेरी इंपॉर्टेंट है गेज, ये महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल पॉइंट पे ज़्यादा जोर दिया। इनका मानना हुआ कि बच्चों को ना केवल ये जो दिखने वाले बाहरी जो दिखने वाले पाठ्य पुस्तक हैं, इन सब चीज़ों से हटाकर थोड़ा साइकोलॉजिकल जोड़ दिया इन्होंने। इनका कहना हुआ कि व्यवहार 3 प्रकार की मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ गेज ने बताई है। गेज ने 3 प्रकार की मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ बताई हैं। पहला, व्यवहार परिवर्तन करने वाली, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करने वाली और ज्ञानात्मक शक्तियाँ। ये 3 प्रकार की मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ गेज ने बताई है। अब हम देखेंगे व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियाँ जो हैं, फोर्सेज फॉर द चेंजेज इन बिहेवियर्स। कैसे? तो मनोवैज्ञानिक तरीकों से। इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। यहाँ देखिए कि गेज ने 2 भागों में मनोवैज्ञानिक तरीकों को बांटा है। एक भाग हो जाता है बाह्य अभिप्रेरणा यानी बाहर से, और दूसरा हो जाता है अंतः अभिप्रेरणा यानी इंटरनल। मनोवैज्ञानिक तरीके से 2 तरह से हम बच्चों में, शिक्षार्थियों में व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। एक पहला है बाह्य अभिप्रेरणा और दूसरा जो है वो है अंतः अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा, अंतः अभिप्रेरणा। आप ना देखिए बाह्य अभिप्रेरणा क्या है। क्लास में गए, आप एक शिक्षक हैं, सफल शिक्षक बनना है आपको, छोटे बालकों के सफल शिक्षण में। अब यहाँ प्रश्न आएगा छोटे बालकों में किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाए, तो आप कहेंगे कि जिससे बाह्य अभिप्रेरणा मजबूत हो, वो छोटे बालकों के सफल शिक्षण में बाह्य अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। बाहर के उदाहरण, बाहर के आप चित्र बना के, बाहर के उदाहरण कुछ दिखा के, चित्र दिखा के या कथा कहानी बाहर से कह के आप ना छोटे बालकों के शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। जबकि किशोर बालक जो हैं, बड़े बालक जो हैं, में बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरीके से आपको मनोवैज्ञानिक वृद्धि करानी होगी। छोटे बच्चों में केवल बाह्य अभिप्रेरणा, बाहरी ढंग से, भीतरी ढंग से उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो बड़ा बच्चा है, किशोर बालक है, उसको आपको बाह्य यानी आप बाह्य उदाहरण भी देना होगा और आंतरिक रूप से भी उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। शिक्षण के दौरान ऐसा पाता, एक सफल शिक्षक को शिक्षण के दौरान राधा कृष्णन महोदय ने कहा है ना कि हमें दीपक की तरह जलना चाहिए। आप जलेंगे, एक शिक्षक को दीपक की तरह जलना चाहिए। आप जलेंगे तब तो आप प्रकाश फैलाएंगे। आप टाइम टेबल पे आए, कुर्सी पे बैठ गए और फिर समय बीत गया, आप चले गए, तो इससे आपके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, शिक्षण अधूरा रह जाएगा। तो शिक्षण के दौरान ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिए जिससे छात्र अपेक्षित अनुक्रियाएं संपन्न कर सके। आपको शिक्षक पे पूरा दारोमदार है, दायित्व है कि वो ऐसा मनोवैज्ञानिक ढंग से ऐसा वातावरण प्रस्तुत करे कि छात्र स्वमेव शिक्षण का जो अधिगम है, लर्निंग की जो प्रोसेस है, उसमें शामिल हो जाए। मनोवैज्ञानिक बाह्य अभिप्रेरणा की तुलना में आंतरिक अभिप्रेरणा पर अधिक बल देते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो चाहते हैं कि भीतर से, कहा गया है ना, अप दीपो भवा, अपनी आत्मा का दीपक स्वयं बने। आप खूब ज़बरदस्ती कर रहे हैं बच्चों पे और उसको अंदर से प्रेरणा ही नहीं आ रहा है, तो वो पढ़ नहीं पाएगा, वो ना लर्निंग में
पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो मनोवैज्ञानिक इसलिए बाह्य अभिप्रेरणा की तुलना में आंतरिक अभिप्रेरणा पर अधिक बल देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा व्यवहार परिवर्तन जो होता है वो परमानेंट होता है, अस्थाई होता है। इसलिए एक सफल शिक्षक को ना ऐसी मनोवैज्ञानिक परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे बच्चे आंतरिक रूप से शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल हो जाए। क्या करना है शिक्षक को? शिक्षक को शिक्षण के दौरान आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए। छात्रों को आपको सपोर्ट करना होगा, उसे लाड़ प्यार देनी होगी, दुलार देना होगा, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रेज करेंगे, गलत किया तो भी उसको समझाएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे अच्छे काम करने के लिए, उसे तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उत्तम कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान, कोई बच्चा अच्छा काम किया है तो उसे 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 ना प्रेज करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे उसे, वाह बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया। उत्तम कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करना, छात्रों के गृह कार्य पर उत्तम ग्रेड आदि प्रदान करना चाहिए। आप देखे होंगे कि शिक्षक गुड, वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सलेंट, ये लिखना ये बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्तर को आंतरिक रूप से इंटरनली काफ़ी इंक्रीज करता है। आप बच्चे जब एक्सलेंट मिलता है तो तुरंत उनके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। तो एक सफल शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को आंतरिक रूप से इस तरह से तैयार करे कि वो स्वमेव शिक्षण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग में पार्टिसिपेट हो जाए, और तब तब शिक्षक का शिक्षण सफल माना जाएगा, और तब वह शिक्षण, वह लर्निंग प्रोसेस अधिगम अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। तो प्यारे अभ्यर्थियों, अभी हमने पढ़ा कि शिक्षण के मनोवैज्ञानिक दो आधार हैं, एक बाह्य अभिप्रेरणा और एक आंतरिक अभिप्रेरणा। मनोवैज्ञानिक जो है बाह्य अभिप्रेरणा पर की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा पर ज़्यादा बल देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस लेसन के अंत में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज होगा वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें। रोज़ 5-10 मिनट बस आपको समय देना है, और आपके बहुत बड़ा जो ये पार्ट है टीचिंग का, जो भी एग्ज़ाम है, चाहे बीएड में हो, यूजीसी नेट हो, चाहे बीपीएससी 2 एग्ज़ाम देना हो, स्टेट देना हो, टीचिंग से रिलेटेड जो भी कुछ हो, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है उसका बहुत बड़ा योगदान है। आप बस 5-10 मिनट रोज़ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तब आप अगर कहीं से रटते भी हैं तो वो आपको काम करेगा। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना मस्ट है। आप रटकर अब के हाल के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको एक शिक्षक के रूप में स्थापित करेगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे नए तरीके से वीडियो लाने की प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त हो रही है। बोलिए मेरे साथ एक बार, जय हिंद, जय भारत।